हेलो बच्चों, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब इसका मतलब देखिए क्या है। इसको बताने से पहले एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक बच्ची थी, वो गांव पे थी अपने, और वो गांव के मेले में गई। उसको दो चीज़ें खेलनी थी। एक तो उसको चरखी पे चढ़ना था, चरखी जो ऐसे गोल गोल होता है, और दूसरा हुपला एक गेम होता है जिसमें एक गोल सा रिंग होता है और टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। उस रिंग को जैसे मतलब टेबल पे फेंका जाता है, उस रिंग के अंदर जो भी चीज़ आ जाती है वो अपनी हो जाती है। आप लोग भी खेले होंगे जब भी एग्जीबिशन वगैरह में कहीं गए होंगे वहाँ पे। तो चरखी और हुपला वो दोनों खेली। जितनी बार वो चरखी खेली उसके आधे, जितनी बार वो चरखी पे चढ़ी उसके आधे बार वो हुपला खेली। ठीक है, अगर मान लीजिए वो 6 बार चरखी पे चढ़ी होगी तो 3 बार हुपला खेली होगी। अगर मान लीजिए 4 बार चरखी पे चढ़ी होगी तो 2 बार हुपला खेली होगी। ठीक, अच्छा, और एक बार चरखी पे चढ़ने के लिए उसे 3 रुपए लगते थे, और एक बार हुपला खेलने के लिए उसे 4 रुपए लगते थे। अब ये पता किया जाए कि कितनी बार वो चरखी खेली और कितनी बार चरखी पे चढ़ी और कितनी बार वो हुपला खेली। अब ये तो पता नहीं है कि कितनी बार वो चरखी पे चढ़ी और कितनी बार हुपला खेली, तो मान लिया जाता है कि अब पता तो है नहीं कि कितनी बार चरखी पे चढ़ी, तो एक जनरल चीज़ मान लिया जाता है। माना उस बच्ची का नाम कुछ भी मान लीजिए उस बच्ची का नाम है अखिला। माना अखिला चरखी पर x बार चढ़ी तथा हुपला y बार खेली। ठीक, अब क्या है, अखिला चरखी पर x बार चढ़ी और हुपला y बार खेली, और ये है कि जितनी बार वो चरखी पे चढ़ी उसके आधी बार वो हुपला खेली। मतलब अगर ये 4 बार चरखी पे चढ़ी होगी तो 2 बार हुपला खेली होगी, 10 बार चरखी पे चढ़ी होगी तो 5 बार हुपला खेली होगी, यानी x जितनी बार होगा उसका आधा बार ये हुपला खेली होगी। क्लियर हुआ? अगर 4 बार चढ़ी होगी तो 2 से कट कर दीजिए तो 2 बार हुपला खेलेगी। अगर 10 बार चढ़ी होगी तो 10 में 2 से डिवाइड कर दिए तो 5 बार हुपला खेली होगी। यदि 14 बार अगर ये चरखी पे चढ़ी होगी तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 बार वो हुपला खेली होगी। क्या कहा है कि अखिला जो है जितनी बार चरखी पे चढ़ी उसके आधी बार हुपला पे चढ़ी। जितनी बार चरखी पे चढ़ी उसके आधे बार ये हुपला पे चढ़ी। क्लियर हुआ? इसको हम लोग कह सकते हैं 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा y, या 2y को इधर कर दीजिए तो x माइनस 2y। अब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। एक तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए एक बार वो चरखी पे चढ़ी तो 3 रुपए लगा होगा, 2 बार चरखी पे चढ़ी तो 3 इंटू 2 यानी 6 रुपीज़ लगा होगा, 3 बार चरखी पे चढ़ी तो 3 इंटू 3 यानी 9 रुपीज़ लगा होगा। तो अगर x बार चरखी पे चढ़ी तो 3 इंटू x रुपीज़ लगा। ठीक है, पुनः और उसे टोटल जो है 20 रुपीज़ खर्च करने के लिए घर से मिला था। ठीक है, उसे कुल 20 रुपए खर्च करने उसने कुल 20 रुपए खर्च किए। ठीक, यानी कि जितनी भी बार चरखी पे चढ़ी होगी हर बार 3 रुपए और दी होगी, यानी टोटल वो कितना रुपया दी 3 इंटू x रुपीज़। तो क्या हो गया
3 इंटू एक्स रुपीज़ तो चरखी वाले को दे दी, क्योंकि एक बार चरखी पे चढ़ी तो 3 रुपये, और एक्स बार जैसे 2 बार चढ़ी तो 3 इंटू 2, 3 बार चढ़ी तो 3 इंटू 3, 4 बार चढ़ी तो 3 इंटू 4, एक्स बार चढ़ी तो 3 इंटू एक्स। उसी तरीके से एक बार हुपला खेली तो 4 रुपीज़, 2 बार खेली तो 4 इंटू 2, 3 बार खेली तो 4 इंटू 3, वाई बार खेली तो 4 इंटू वाई, यानी कि 4y 3x रुपीज़ लगा उसको चरखी पे चढ़ने में, 4y रुपीज़ लगा उसे हुपला खेलने में, और दोनों को मिला दिया गया तो उसने 20 रुपीज़ खर्च किया। आई बात समझ में कि नहीं? अब इसको हम लोग ऐसे ही ध्यान में रखते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी ऐसा इक्वेशन जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये एक समीकरण है, ऐसा समीकरण जिसमें a, b और c, a, b और c इज नॉट इक्वल टू, a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a और b शून्य नहीं है। तब उपरोक्त समीकरण दो चर x तथा y, का रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर x तथा y का रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण अभी हम लोग युग्म के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसा ये कहा जाता है ये रैखिक समीकरण है, व्यापक रैखिक समीकरण है। मतलब कि इसमें इसको कई रूपों में बदला जा सकता है। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये एक समीकरण है, इसमें a, b और c तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b जो है 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर है। यानी a और b की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक 0 हो जाए, अगर मान लीजिए a 0 हो जाता तो ये पूरा 0 हो जाएगा और केवल ये y के रूप का हो जाएगा, और अगर b 0 हो जाएगा तो पूरा ये केवल x के रूप का हो जाएगा। इसलिए a और b दोनों ही 0 नहीं है। तब उपरोक्त समीकरण को दो चर यानी एक x और दूसरा y, क्योंकि a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और x, y क्या है? x, y चर राशि है। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब क्या होता है? ऐसी राशियां जिनका मान अलग अलग समय पे अलग अलग हो। जैसे अगर हम लोग रुपए पैसे का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू रुपए में आएगी, कहीं कहीं अगर समय के बारे में निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू टाइम के रूप में आएगी, घंटा मिनट सेकंड में आएगी। तो जब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी बदल सकती है, कभी x की वैल्यू 1 आती, कभी x की वैल्यू 2 आती, कभी x की वैल्यू 100 आती है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आती है। तो ऐसी सभी इसलिए इन लोगों को चर कहा जाता है। ठीक है, तो दो चर x और y, क्योंकि a और b और c तो तीनों फिक्स है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो निश्चित होती हैं। तो x और y के रूप में ये क्या कहलाएगा? एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक,
अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, ये भी दो चर है x और y, इसका a 1 है और b कितना है 2, c इसमें नहीं है, c 0 है, इसीलिए कहा है केवल a और b 0 नहीं होना चाहिए, c तो 0 हो सकता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर भी a 3 है और b कितना है 4 है और c कितना है 20, इसको इधर ला देंगे तो ये इस रूप में हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, ये जो एग्जाम्पल है या ये जो स्टोरी है, ये दो बातों से ही क्लियर होगी। केवल अगर हम एक कहें तो क्लियर नहीं होगी। अगर हम ये कहें कि इसको हटा दें तो हम ये केवल कह सकते हैं कि जो अखिला थी वो जितनी बार चरखी पे बैठी उसके आधे बार वो किस पे बैठी, हुपला खेली। जितनी बार वो चरखी पे बैठी उसके आधे बार हुपला खेली, बस हम इतनी सी बात इससे कह सकते हैं। और अगर और अगर केवल इसको लें तो हम ये कह सकते हैं कि वो टोटल 20 रुपये लेके गई थी और 3 रुपये के हिसाब से वो चरखी पे बैठी, 4 रुपये के हिसाब से वो हुपला खेली और कुल 20 रुपये खर्च करके चली आई। लेकिन इन दोनों से तो बस हम ऐसे ही कह सकते हैं कि चरखी जितनी बार चरखी पे चढ़ी उसके आधे बार हुपला खेली, या 3 रुपये के हिसाब से चरखी पे बैठी और 4 रुपये के हिसाब से हुपला खेली और कुल 20 रुपये खर्च कर दी। लेकिन हमको एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पाएगा कि चरखी पे कितनी बार बैठी और हुपला कितनी बार वो खेली। अगर और इसका पता करने के लिए हमको दोनों ही बातों का पता होना चाहिए, कोई एक बात से क्लियर नहीं होगा। अगर हम केवल इसको कहें तो इससे ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि कितनी बार चरखी पे चढ़ी और कितनी बार हुपला खेली। ठीक उसी तरीके से एक समीकरण से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब दो समीकरण, ये भी एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि ये भी इसी प्रकार का है और ये भी इसी प्रकार का है, ठीक है। तो जब दो रैखिक समीकरण किसी प्रश्न के हल को जानने के लिए जब दो रैखिक समीकरणों की आवश्यकता एक साथ होती है तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण का युग्म। यानी कि उन दोनों जोड़ों से ही हमको पूरी बात क्लियर होगी। यानी कि कितनी बार चरखी पे बैठी, कितनी बार हुपला खेली, वो हमको जब तक हम इन दोनों इक्वेशन को नहीं देखेंगे हमें बात पता नहीं चल पाएगी। तो ये हो गया, इसमें भी वही चर, इसमें भी x और y वही चर है और इसमें भी x और y वही चर है। क्लियर हुई? इसमें भी x बार y बार x बार y बार, क्योंकि यहाँ पर जो जिस x का जो मतलब यहाँ है वही x का मतलब यहाँ पर है। कितनी बार? x बार। जो मतलब y का यहाँ पे है वही मतलब y का यहाँ पर भी है। कितना बार? y बार। क्लियर हुआ? अब इन दोनों में देखिए, अब एक चीज़ देखिए, एक सिंपल सा ये वाला हम लोग देखते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2y। आप लोग 9th क्लास में पढ़ी थी इसको कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर इसका आपको ग्राफ बनाना हो, ये जो आपको दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो वो क्या होते हैं, हमेशा एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक से ज़्यादा लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं वो। क्लियर हुआ? तो जो लीनियर इक्वेशन चाहे ये चाहे वो, ये सभी लीनियर इक्वेशंस है। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म का होगा वो लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगा। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन इस फॉर्म का है इसलिए ये भी लीनियर, और ये भी इक्वेशन इस फॉर्म का ही है, ये भी लीनियर। ये सब 9th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू पूरी तरह से y पे डिपेंड करती है तो पहले y लिख दिया जाए और फिर क्या लिखा जाए, x। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसमें 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 रखेंगे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू -1 रखेंगे x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये सब हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए इसका ग्राफ बनाया जाए क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, 0 0
1 2 3 4 x पे, ये 1 हो गया, 2 3 और 4, ये -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3, और इसको एक और बढ़ा दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 4 तक। ठीक, अब x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 यही होता है, तो एक ये पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 2, ये ले लिया जाएगा पॉइंट। y इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 4, ये कितना है, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 2, पहले x लिखा जाता फिर y लिखा जाता है, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू -1 पे x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1 पे x इज इक्वल टू -2, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? y इज इक्वल टू -2 पे y इज इक्वल टू -1 पे x इज इक्वल टू -2, ये हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हम लाइन खींच सकते हैं। क्लियर हुआ? ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से सुनिए, ऐसे ही x और y की हम लोग इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं कि बस यही वैल्यू होगी, इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये जो लाइन है वो जितने भी पॉइंट से मिल करके ऐसे ऐसे जितने भी पॉइंट, लोकस आप लोग पढ़ी यानी बिंदु पथ, सभी बिंदुओं को मिलाने से जो पथ बनता है, यानी सारे पॉइंट्स को मिलाने पे जो आकृति मिलती है वो क्या कहलाता है, लोकस यानी बिंदु पथ। और इन बिंदुओं को मिलाने पर कौन सा पथ बना, एक लाइन यानी एक रेखा। तो यानी कि ये सारे पॉइंट्स 0 0 2 1 4 2 -2 और -1, ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्या हुए, इस लाइन पर ही हैं। यानी ऐसे सभी पॉइंट्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब है कि वो सारे पॉइंट्स उस लाइन पर ही होंगे। आई बात समझ में? इसके y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो x का मान 4, और ये उस लाइन पर होगा, यानी कि x बराबर 4 और y बराबर 2, ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में x और y के जो भी मान होते हैं, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, वो उस इक्वेशन के पर ही स्थित होती हैं। जितने भी पॉइंट होंगे क्या होंगे, सभी उसी लाइन पर स्थित होंगे। क्लियर हुआ? अब हम लोग अगर इसको अब इसी तरह से इसको किया जाए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसी को मान लिया जाए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो सब चलिए, अब लाइन की ये 2 लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लाइन कितने तरह की हो सकती हैं, 2 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 2 लाइन जो है 3 तरह की हो सकती हैं, 3 तरह की। एक, या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करें, कहीं कट कर सकती हैं, या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। पैरेलल यानी कि समांतर, और या तो ये लाइन एक दूसरे पर ही स्थित हो जाएं, यानी कि यही लाइन ये भी है
और दूसरी लाइन भी इसी पे है, यानी इसको कहते हैं संपाती, यानी इसको कहते हैं कोलिनियर। क्लियर हुआ? और ये होता है इंटरसेप्ट, यानी प्रतिच्छेदित। इसके द्वारा, ये तो एक लाइन बताया आपको कैसे बनाया था, 9th का रिवाइज करा दिए, ठीक है। उसी तरह से इसका भी बनाएंगे। तो कोई, ये तो एक लाइन है, लेकिन जब दोनों लाइन का पेयर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले, दो चर यानी कि x और y जिसमें हो, दो चर वाले रैखिक यानी लीनियर इक्वेशन का युग्म, मतलब पेयर यानी कि जोड़ा, ठीक है। रैखिक समीकरण का क्या हमको निकाल रहे हैं, जोड़ा निकाल, यानी कोई भी बात पूरी, जब तक दो इक्वेशन नहीं रहेंगे तब तक नहीं पता चलेगी। तो ऐसे इक्वेशन के पेयर को क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक युग्म का समीकरण, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब ये तीन तरह, ये दो रेखाएं जो हो सकती हैं, ये तीन तरह की हो सकती हैं, या तो इंटरसेप्ट करती हैं यानी प्रतिच्छेदित करती हैं, या तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और या तो ये कोलिनियर यानी कि संपाती, यानी एक के ऊपर एक लाइन का ग्राफ वही होगा जो दूसरे, यानी कि इसका जो पॉइंट, जितना भी पॉइंट्स होगा वो सब इसके पॉइंट से मिलेगा, और इसमें इसका केवल एक पॉइंट ऐसा होगा जो इससे मिलेगा, इसमें इसका कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, और इसमें सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अभी हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे इसका, तब हम लोग को समझ में आएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग जो है, अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम दे दिए, मेरे ख्याल से ये तो आप ज़्यादातर 9th में पढ़ी होंगी, थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा रिवाइज हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, एग्जाम्पल्स पहले लगाएंगे, और फिर अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो है वो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।